हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइको जियोग्राफर। आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजी सीरीज़ का सेकंड पार्ट, मेथड इन साइकोलॉजी। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड लैब्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड को प्रपाउंड करने वाले हैं विल्हेम वुंट एंड ईबी टिचनर। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो ईबी टिचनर हैं वो विलियम वुंट के स्टूडेंट रहे हैं। इस मेथड को सबसे ओल्डेस्ट मेथड और सब्जेक्टिव मेथड और सेल्फ ऑब्जर्वेशनल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये खुद के थॉट्स को, इमोशंस को, जजमेंट को और परसेप्शंस को एग्जामिन करता है। और ओल्डेस्ट मेथड किस लिए हुआ? क्योंकि हम सबको पता है कि जो सबसे पहली लैब है विल्हेम वुंट ने लगाई थी, इसीलिए ये मेथड भी तभी इन्वेंट हुआ था। इसलिए इस मेथड को सब्जेक्टिव और ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड को प्रपाउंड करने वाले हैं जेबी वाटसन। इनका पूरा नाम है जेबी वाटसन, ठीक है। It involves systematically watching and recording behavior in either a naturalistic setting or a controlled laboratory environment. ठीक है, तो बिहेवियर को या तो आप नेचुरलिस्टिक सेटिंग में आप ऑब्जर्व करते हैं किसी पर्सन का, कि नॉर्मल जो भी चल रही है लाइफ, उसमें आप देखते हैं कि वो किन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में क्या होगा कि आप आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करता है इन सिचुएशन में, उसको आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उसका, ठीक है। हेल्पफुल वेयर एक्सपेरिमेंट्स कैन बी कंडक्टेड। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड, जहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या फिर पर्सन थोड़ा ऐसा होता है कि आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, ऐसी स्टेज में होता है, ठीक है। उससे नेक्स्ट मेथड आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इसको प्रपाउंड करने वाले हैं विल्हेम वुंट और इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सा मेथड है? ऑब्जेक्टिव मेथड है। व्हेन यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल मेथड, रिसर्चर फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड डिफाइन की वेरिएबल्स। सबसे पहले क्या करते हैं रिसर्चर? आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं की वेरिएबल्स को। उसके बाद वो क्या करते हैं? फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को, देन डेटा को कलेक्ट करते हैं और रिजल्ट को करेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पैवलोव्स का डॉग एंड द लिटिल एल्बर्ट स्टडी। फोबिया क्रिएट कर दिया था ना, आपको पता होगा उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। पैवलोव का डॉग वाला एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब बेल बजती है तो उसको, कुत्ते को खाना दिया जाता है। एज अ रिज़ल्ट उसके मुंह में जो है सलाइवा क्रिएट होने लगता है। अब उसमें ये कंडीशनिंग हो गई है कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो सलाइवा जो है बेल बजते के साथ ही आना स्टार्ट हो जाता है उसके मुंह में। लास्ट में क्या करते हैं पैवलोव जी? वो करते हैं कि बेल तो बजती है पर उसको खाना नहीं मिलता, बट अब उसमें कंडीशनिंग हो चुकी है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि बेल बजेगी तो खाना आएगा। उसके मुंह में खाना ना आते हुए भी फिर भी सलाइवा आती है। लिटिल एल्बर्ट के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया गया, तो उसमें फोबिया क्रिएट कर दिया गया था। उससे पहले जो है ना, वो चूहे से डरता नहीं था, वाइट कलर का चूहा था, उसके सामने भेजा गया, वो नहीं डरा। लेकिन 2-3 बार ये प्रोसीजर दोहराया गया, वो नहीं डरता था चूहे से। थर्ड टाइम में क्या किया गया कि उस चूहे के साथ एक लाउड नॉइस भी क्रिएट की गई। एज अ रिजल्ट बच्चा अब डरने लग गया उस चूहे से, उसमें उस चूहे का डर पैदा हो गया, ठीक है। लास्ट में जब चूहे के साथ नॉइस को भेजा भी नहीं गया, नॉइस को क्रिएट भी नहीं किया गया, ओनली चूहा, तब भी वो बच्चा चूहे को देख करके रोने लग जाता है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, वो फोबिया क्रिएट हो गया उस चूहे का, वो लाउड नॉइस की वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ मेथड, केस स्टडी मेथड, जिसको इन्वेंट करने वाले हैं गिवन बाय फ्रेडरिक लव प्ले। ये फ्रेडरिक लव प्ले हैं। डिटेल इन डेप्थ स्टडी ऑफ वन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ और इवेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, ठीक है। जिसमें हम या तो किसी एक इंडिविजुअल की या किसी ग्रुप की या किसी इवेंट की एक लंबे टाइम की स्टडी करते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू टेस्टेड ऑब्जर्वेशन, लाइफ हिस्ट्री या इंटरव्यू से भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड डिटेल पिक्चर्स यूजफुल फॉर अबनॉर्मल साइकोलॉजी, काउंसलिंग एंड एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर आप किसी को डिप्रेशन है या एंजाइटी है या पैनिक अटैक्स आते हैं, आपको पता ही नहीं चल पा रहा क्यों आते हैं आप, तो उसका क्या है, आप
केस स्टडी करेंगे, आप उसकी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे कि उसके कौन से फेज़ की वजह से ये सब हो रहा है ना। तो आप उसकी लॉन्ग टाइम की आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि वो अभी उसको पैनिक अटैक्स किस वजह से आ रहे हैं, वो कितना सोच रहा है उस बारे में, ठीक है। उससे नेक्स्ट मेथड आता है हमारा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होता है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू क्वेश्चनेयर्स, इंटरव्यूज एक्सेट्रा। क्वेश्चनेयर क्या होता है, उसमें लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, आप उनसे पूछते हैं और टिक मार्क करते रहते हैं या रेट करते रहते हैं। इंटरव्यू में पता ही है, फेस टू फेस आप पूछते हैं उनसे कि आपको क्या इशू है, ठीक है। और कवर्स लार्ज पॉपुलेशन, ये लार्ज पॉपुलेशन को कवर करता है, एक साथ हम बहुत सारी पॉपुलेशन का सर्वे कर सकते हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है। उससे नेक्स्ट आता है जेनेटिक एंड डेवलपमेंट मेथड। जेनेटिक एंड डेवलपमेंट मेथड में क्या होता है, ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की डिफरेंट स्टेज में, जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, अडोलेसेंस हो गया या अडल्टहुड हो गया। इसमें जो है डेवलपमेंट मेथड में 2 टाइप्स की स्टडी आती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स की एट द सेम टाइम टू कंपेयर बिहेवियर, ठीक है। डिफरेंट एज ग्रुप के हम बिहेवियर को कंपेयर करेंगे एक साथ कि सब में अलग अलग क्या क्या डिफरेंस है उनके बिहेवियर में। 3 ग्रुप है तो तीन ग्रुप के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या करेंगे, एक ही इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे उसके डिफरेंट लाइफ फेज में, यानी कि उसके चाइल्डहुड की स्टडी कर रहे हैं, अडल्टहुड की स्टडी कर रहे हैं, अडोलेसेंस की स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो पूरी एक ही बंदे की स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आता है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड को प्रपाउंडेड करने वाले हैं लाइटनर विटमर, ये है लाइटनर विटमर, ठीक है। तो क्लिनिकल मेथड जो है मोस्टली ये देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है कि बच्चे में या पर्सन में दिक्कत क्या है, मेंटल इलनेस है या फिर, ठीक है। फोकस्ड ओनली ऑन अबनॉर्मल केसेस, ठीक है, जिसको दिक्कत होगी उसी पर ज़्यादा फोकस करता है ये, अबनॉर्मल केसेस पर। उससे नेक्स्ट आता है लास्ट साइको एनालिटिक मेथड। इसके बारे में तो सब लोग जानते होंगे। तो साइको एनालिटिक मेथड को फाउंडर हैं सिगमंड फ्रॉइड, ये है सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। साइको एनालिटिक मेथड इज यूज्ड टू स्टडी हिडन अनकॉन्शियस मोटिव, डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस दैट शेप बिहेवियर, ठीक है। तो साइको एनालिटिक मेथड क्या स्टडी करता है, हिडन मोटिव्स, डिज़ायर्स, जो बातें हमारी छिपी हुई हैं जिसकी वजह से हमारा जो है बिहेवियर शेप हुआ है बचपन से, ठीक है। कुछ बातें क्या है हम डिस्कस नहीं करते किसी से, बचपन से हमारे साथ कुछ ऐसे ट्रॉमा कह लीजिए होते हैं, हम किसी से हम डिस्कस नहीं करते, बट उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज होता है। या तो हम किसी चीज़ से डरते हैं या फिर हमें एंजाइटी होती है उस सिचुएशन में, लेकिन हम वो किसी को बता नहीं पाते। तो उन्हीं हिडन और अनकॉन्शियस मोटिव्स या डिज़ायर्स को निकालने के लिए साइको एनालिटिक मेथड जो है यूज़ किया जाता है। इसमें टेक्निक्स क्या क्या यूज़ की जाती है, सबसे फर्स्ट आती है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में क्या करते हैं, पेशेंट जो होता है, साइकोलॉजिस्ट जो होता है, उसके साथ में बैठ करके पूरा डिस्कस करता है, उसकी सिचुएशन के बारे में जानता है, उसकी सारी चीज़ों के बारे में जानता है, फ्रीली डिस्कस करते हैं वो, ठीक है, कि आपको क्या दिक्कत है, दैट टाइप्स। उसके बाद ड्रीम एनालिसिस, कई बार ड्रीम एनालिसिस भी करते हैं, क्योंकि कई बार हमारी जो हिडन डिज़ायर्स होती हैं वो हमें ना हमारे ड्रीम्स के थ्रू दिखाई देती हैं, क्योंकि जो कुछ छुपी होती हैं हमारे अंदर चीज़ें कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये बनना था, ये, या फिर कोई ट्रॉमा जो वो किसी को बता नहीं पाता, तो हमारे ड्रीम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो कई बार ड्रीम एनालिसिस भी किया जाता है। कई बार हाइपोनिसिस का भी प्रयोग किया जाता है, हिप्नोसिस का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे हिप्नोटाइज कर देते हैं ना, हिप्नोटाइज करके सारी बातें निकाल लेते हैं। क्या होता है कि कई बार हम कॉन्शियसली वो बातें हम किसी को नहीं कह पाते, लेकिन हमारी जो अनकॉन्शियस जो माइंड में है वो बातें चलती रहती है, तो उसके लिए हिप्नोटाइज का प्रयोग करके वो बातों को हम निकलवा सकते हैं। तो ये था साइको एनालिटिक मेथड, ठीक है, ये लास्ट था। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम पूरे जितने भी साइकोलॉजी के मेथड उनको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में।